हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने दो यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान और पहला यूनिट जीव विज्ञान, दूसरा यूनिट कोशिका चक्र और तीसरा यूनिट जो हमने पढ़ लिया था वो था आनुवांशिकी के बारे में, 13वां यूनिट था। ठीक है, अब अपन एक और यूनिट को लेकर आपके साथ उपस्थित है एक बार फिर से क्लास 11 का एग्रीकल्चर बायो का जो 18वां यूनिट है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट, जो इजी है और हम चाहेंगे कि इनसे हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो, इनसे हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, ताकि इनसे हमारा कोई भी इन अध्याय से हमारा किसी भी प्रकार का नंबर ना कटे। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, हम 1 से 5वीं तक की जो क्लासें होती है उसमें पर्यावरण होती है, उसके बाद साइंस में अपन ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। यह इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? सर आर्थर टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इंग्लिश में इकोसिस्टम तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर आर्थर टेंसले ने किया था। इसके अलावा कब किया था? 1935 में। ये किया था 1935 में किया था सबसे पहले। इसके अलावा और भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ नाम रखे, जिसमें एक थे कार्ल फोबिस। कार्ल फोबिस ने पारिस्थितिकी तंत्र को बायोसिनोसिस कहा। उसके बाद आए फोबर्स जो माइक्रोकोस्म कहा, और उसके बाद आए मिश्रा जिसने इकोकोस्म कहा। तो देखिए, कार्ल मोबिस नामक वैज्ञानिक ने बायोसिनेसिस कहा। ठीक है, तो कार्ल मोबिस ने बायोसिनेसिस कहा। किसको कहा? पारिस्थितिकी तंत्र को। इसी प्रकार फोबर्स ने माइक्रोकोस्म कहा, और फिर उसके बाद मिश्रा नामक एक वैज्ञानिक भारतीय, ठीक है, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को बायोकोस्म कहा, इकोकोस्म कहा था। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग नाम हैं इन वैज्ञानिकों ने। कुछ एक सर आर्थर टेंसले से पहले और कुछ एक बाद में भी हुए जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ नाम रखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ नाम इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, वो सर आर्थर टेंसले ने 1935 में दिया था। इन्हीं टेंसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम की एक परिभाषा दी गई है। ठीक है, वह परिभाषा है वातावरण या पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया से निर्मित
पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अर्थात वातावरण या पर्यावरण से तो इनकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर आर्थर टैंसले के अनुसार वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों, सर आर्थर टैंसले के अनुसार वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों के मिश्रण घटकों के आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित, आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह आपसी अंतःक्रिया से निर्मित होता है। किनके? जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, इनमें जैविक घटकों में सजीव आते हैं, सभी सजीव आते हैं। अजैविक घटकों में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे वायु, जल, पानी। ठीक है, इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, ऐसा नोट कर लिए। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखें, पारिस्थितिकी तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपने स्थलीय, जलीय और मानव निर्मित। एक होते हैं स्थलीय, पहला है अपना स्थलीय, दूसरा है जलीय और तीसरा है अपना मानव निर्मित। स्थलीय, जलीय, मानव निर्मित, ये तीन प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये स्थलीय जो तंत्र होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और इन्हें बांटा गया। एक तो वन, अर्थात जंगलों में जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। एक घास क्षेत्रीय, एक है घास के क्षेत्र में, अर्थात जो घास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, घास के क्षेत्र में, घास स्थल। ठीक है, और एक है मरुस्थलीय, अर्थात जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र है। अब जलीय दो प्रकार का होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है समुद्री, अर्थात अलवणीय जो मीठे पानी में पाए जाते हैं और लवणीय, लवणीय या समुद्रीय जो खारे पानी समुद्रों में पाए जाते हैं। इन अलवणीय को और आगे दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक है सरित और एक है स्थिर। एक है सरित जलीय और एक है स्थिर जलीय। एक है स्थिर जलीय। सरित जलीय का मतलब होता है बहता हुए पानी। बहता हुआ पानी का जो
पारिस्थितिकी तंत्र वो सरित जलीय होता है और स्थिर जलीय का होता है रुका हुआ पानी। अब बहता हुआ पानी कौन सा है आप खुद ही बता सकते हैं। पोखर, तालाब, सॉरी, बहता हुआ पानी नदी, ठीक है। बहते हुए पानी में नदी, झरना, 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 सरिता आदि, झरना, सरिता आदि। इसके अलावा रुके हुए पानी में देखिए तालाब, पोखर, अनूप, ये सब रुके हुए पानी के हैं। झील, जैसे झील भी अपन ले सकते हैं। अब मानव निर्मित में जो होता है वो होते हैं दो, जीवशाला और उद्यान। उद्यान बगीचे जो बनाए जाते हैं वो, और अभयारण्य कह सकते हैं जीवशालाओं में जो अभयारण्य आते हैं वो होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में अपन किसका अध्ययन करते हैं? ये हमारा प्रकारात्मक जो कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार थे। पारिस्थितिकी तंत्र में अपन किसका अध्ययन करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में अपन अध्ययन करते हैं विभिन्न जातियों की संरचनाओं का। उनकी संरचना कैसी है, उनका जीवन व्रत, उनका जीवन चक्र कैसा है, ठीक है। जातियों की संख्या कैसी है, संख्या कितनी है, कितनी मात्रा में है, ठीक है। और उनका वितरण कैसा है, और जीवों का जीव भार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में अपन अब पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में अपन विभिन्न जातियों की संख्या, उनका जीव भार, उनका जीवन व्रत, जातियों का जीवन व्रत, उनकी संरचना और उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। पहली बात तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जातियों की संख्या, विभिन्न जातियों की जो संख्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपन क्या करते हैं, विभिन्न जातियों की संख्या, उनका जीव भार, जीवों का जीव भार, जीवन व्रत तथा इनका क्या करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अपन क्या करते हैं, विभिन्न जातियों की संख्या, जीवों का यहाँ पे जीव भार करना, जीव भार, जीवन व्रत व वितरण का अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं दो होते हैं। एक होता है, आपको पता है, जैविक घटक
एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत दो जने आते हैं, ठीक है, तीन जने आते हैं। एक तो उत्पादक या स्वपोषी पौधे। सबसे पहले तो पहली चीज तो आती है उत्पादक या जो स्वपोषी पादप आते हैं, ठीक है। उत्पादक अर्थात जो भोजन का उत्पादन करते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी पादप। फिर आते हैं उपभोक्ता और तीसरा आते हैं अपघटक। अपघटक ये क्या करते हैं? उत्पादक स्वपोषी पादप क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है। इन भोजन को खाते हैं उपभोक्ता, ठीक है, इसको खाते हैं, उत्पादकों को खाते हैं। उसके बाद अपघटक तो लास्ट में बच जाते हैं। मरे हुए शरीर को कुछ उपभोक्ताएं होते हैं, उनके मरे हुए शरीर को अपघटक तोड़ने का कार्य करते हैं। अजैविक घटक में देखे खनिज पदार्थ, जल, गैसें, ऊर्जा और जलवायु कारक आते हैं। खनिज पदार्थ, जल, गैस, ऊर्जा, जल, गैस, ऊर्जा और जलवायु भी है। जलवायु भी कारक आते हैं। ये कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अब अपन इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे पूरे को। देखिए इन घटकों के बारे में अपन अच्छे से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के ही अंतर्गत आते हैं। इन संरचना, इन घटकों से मिलकर ही क्या बनते हैं हमारे इन घटकों से मिलकर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो देखिए सबसे पहले जैविक घटक या जीवीय घटक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है जैविक घटक या जीवीय घटक। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैविक घटक में क्या आते हैं? सभी प्रकार के सजीव आते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं वो इन जैविक घटक में आते हैं। एक वैज्ञानिक है लिंडमैन नाम के, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि सभी जीवों के परस्पर अंतर संबंधों का प्रमुख आधार जो होता है वो पोषण होता है। इसी पोषण के आधार पर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा है कि परस्पर सभी जीवों का अंतर संबंधों का जो आधार होता है वो पोषण होता है। अब सभी जीव सजीव जैसे अपन एक छोटे से अपन चूहे को ले ले, ठीक है, वो छोटे छोटे जीवों को खाता है कि तो वो छोटे जीवों से किस प्रकार संबंधित है? पोषण के लिए, भोजन के लिए संबंधित है। शेर को ही ले ले, बड़ा है, शेर भी अन्य जीवों से कैसा संबंध रखता है? पोषण के आधार पर संबंध रखता है। वो अन्य जीवों को खाकर अपने पोषण की, अपने भोजन की क्या करता है? पूर्ति करता है। तो लिंडमैन ने बताया कि सभी जीवों में जो परस्पर अंतर क्रिया का जो संबंध होता है, सभी जीव आपस में जो अंतर क्रिया करते हैं उनका आधार होता है पोषण। अंतर क्रिया, परस्पर अंतर क्रिया का जो आधार होता है वो पोषण होता है, भोजन होता है। इसी अवधारणा पर उन्होंने पोषण की गतिक अवधारणा दी। इसी आधार पर उन्होंने पोषण की गतिक अवधारणा दी। तो नोट बनाकर लिखिए इसको। आप क्या लिखना है कि लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्या बताया कि सभी जीवों की परस्पर अंतःक्रिया का
परस्पर अंतःक्रिया का प्रमुख आधार पोषण होता है। उन्होंने क्या कहा कि परस्पर अंतःक्रिया का, सभी जीवों की जो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं उनका प्रमुख आधार पोषण होता है। इसी आधार पर लिंडमैन ने पोषण की गतिक अवधारणा, इसी आधार पर इन्होंने क्या दी, पोषण की गतिक अवधारणा। ये ध्यान रखना, पोषण की गतिक अवधारणा का मतलब है कि पोषण होता है वो एक जंतु से दूसरे जंतु में गति करता है। जैसे शेर किसी छोटे जंतु को खाता है तो छोटे जंतु का जो पोषण होता है वो किसमें चला जाता है, वो सारा छोटा जंतु पोषण के रूप में बड़े जंतु में चला जाता है। अब पोष स्तर की दृष्टि से अपन जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। पोष स्तर की दृष्टि से, पोष स्तर की दृष्टि से जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है कौन कौन से दो भागों में बांटा जा सकता है, तो पहला है स्वपोषी, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जिन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। और दूसरा है विषमपोषी, जिसे इसको उत्पादक कहते हैं स्वपोषी को, और इसे कहते हैं उपभोक्ता, इसे कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं। अब सबसे पहले अपन स्वपोषियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली वापस हेडलाइन, स्वपोषी। अब स्वपोषी या उत्पादक कौन होते हैं? स्वपोषी उत्पादक में वे सभी जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। सबसे बड़ी तो स्वपोषियों में, उत्पादक में सबसे बड़ी यूनिट अगर किसी की है तो वो किसकी है? सबसे बड़ी है स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात उत्पादक की श्रेणी के सबसे बड़े होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के वे सभी जीव जो क्या करते हैं, जो जीवाणु सदस्य जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण या जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं स्वपोषी उत्पादक? पारिस्थितिकी तंत्र के वे सभी जीव, या सजीव कर लेते हैं अपन इसको, वे सभी सजीव जो प्रकाश संश्लेषण या जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, कुछ एक जीवाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या रसायन संश्लेषण या रसायन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, रासायन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात वे सभी सजीव जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जैसे पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण की। कुछ एक जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और कुछ एक ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो रसायन अपने शरीर में उपस्थित क्या करते हैं, रसायनों द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। एक वैज्ञानिक है कॉरमोंडी, उन्होंने इन जैविक घटकों को उत्पादकों की जगह उन्होंने परिवर्तक या रूपांतरण बताया। किसको? उत्पादकों को। तो नोट बना के लिखिए, कॉरमोंडी नामक वैज्ञानिक ने कॉरमोंडी नामक वैज्ञानिक ने उत्पादकों को परिवर्तक या पारक्रमी कहा। एक नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि कॉरमोंडी नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तक या उत्पादक को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने उसको परिवर्तक या पारक्रमी कहा। उल्टा दे सकते हैं कि उत्पादकों को परिवर्तक या पारक्रमी किसने कहा था। उसके बाद आते हैं अपने विषमपोषी या उपभोक्ता। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विषमपोषी या उपभोक्ता। विषमपोषी या उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक या स्वपोषी पादपों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विषमपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। तो वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक या स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक या स्वपोषी पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये ना तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ना जीवाणु संश्लेषण या ना किसी प्रकार की रसायन संश्लेषण प्रक्रिया इनमें पाई जाती हैं, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात स्वपोषी उत्पादकों को क्या करते हैं? ये खाते हैं। ये इन्हें अपन पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है वृहद या गुरु उपभोक्ता या जीव पक्षी। एक है वृहद या गुरु, जिसे कहते हैं गुरु उपभोक्ता या जीव पक्षी कहते हैं, जो जीवित जीवों को खाते हैं। ठीक है। और एक है इनका लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता या इन्हें अपन अपघटक कहते हैं। ये सबसे उपयोगी होते हैं इस पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में, सबसे उपयोगी होते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं अपन। देखिए,
पहले के बारे में देखते हैं, सॉरी, पहले चीज के बारे में। पहला है अपना बृहद गुरु या गुरु उपभोक्ता, या इसे अपन क्या कहते हैं, जीव पक्षी भी कहते हैं। इसमें ऐसे बाधक आते हैं, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। कैसे? अपनी पाचन क्रिया द्वारा। अर्थात वे सभी जीव इसमें शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, वे सभी जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके पाचन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके पाचन क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। अब इनमें आते कौन कौन से? इनमें एक तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। अर्थात जो शाकाहारी जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं, सर्वाहारी जो शाकाहारी जंतुओं को भी खा जाते हैं, ठीक है, मांसाहारी जंतुओं को भी खा जाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, अब इनको आगे भी भागों में बांटा गया है। बृहद गुरु उपभोक्ता को आगे भागों में बांटा गया है। पहला है, देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में वे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और वो अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? वो सारे के सारे अपना भोजन स्वपोषी या हरे पादपों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन स्वपोषी या हरे पादपों से प्राप्त करते हैं। इन्हें शाकाहारी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, etc आदि। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? स्वपोषी या हरे पादपों से प्राप्त करते हैं। अगला हमारे आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? वे ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन भोजन के रूप में शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता
ये भोजन के रूप में शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मांसाहारी कहते हैं। और एग्जाम्पल है इनके जैसे शेर, चीता, भालू आदि। ठीक है। अगला आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में आते हैं हमारे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं हमारे सर्वाहारी जंतु। ये ऐसे मांसाहारी जीव जो क्या करते हैं, अन्य मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें कौन से आते हैं? ऐसे मांसाहारी जीव जो क्या करते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता या अन्य जीवों को, जो द्वितीयक उपभोक्ता या अन्य मांसाहारी जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो सब आते हैं इसमें, वो सब इन सब में आते हैं। आगे है, देखिए फिर कुछ एक ऐसे मांसाहारी होते हैं जो क्या करते हैं, जो खुद तो मांसाहारी होते हैं, खुद तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, लेकिन उनको कोई खा नहीं सकता। तो नोट बना कर लीजिए। अर्थात कुछ एक ऐसे मांसाहारी जंतु भी होते हैं जिनको मारकर कोई खा नहीं सकता। इन्हें शीर्ष क्रम के मांसाहारी या चरम मांसाहारी कहा जाता है। जैसे चीता, गिद्ध, ठीक है, जैसे शार्क, मगरमच्छ, गिद्ध, मोर। तो ऐसे मांसाहारी जिन्हें अन्य जंतु मारकर खा नहीं सकते। शेष या चरम, शेष या चरम मांसाहारी, शेष या चरम मांसाहारी कहलाते हैं। शेष या चरम मांसाहारी कहलाते हैं। शेष या चरम मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मोर, गिद्ध, मगरमच्छ, शार्क। अब ये ऐसे, जैसे मोर को कोई नहीं खाता है, गिद्ध को कोई नहीं खाता है, मगरमच्छ होता है, उसको भी शार्क मछली, बड़ी सबसे बड़ी मछली, उसको भी कोई नहीं खाता है। फिर है दूसरे, अभी तो ये तो अपन ने पढ़े बृहद प्रकार के, अब अपन देखते हैं सूक्ष्म प्रकार के उपभोक्ताओं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म प्रकार के उपभोक्ता, मैंने पहले ही बताया। अब किस कारण से ये इंपॉर्टेंट है वो अभी बताते हैं आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के? तो देखिए, बृहद प्रकार के
वृत्त तो पढ़ लिया ना। सूक्ष्म या लघु उपभोक्ता या अपघटक। सूक्ष्म या लघु उपभोक्ता या अपघटक, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने पाचक एंजाइमों द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को जो क्या करते हैं, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के जो मृदे हुए शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको तोड़कर क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। इन्हें रूपांतरक, मृतोपजीवी, परासरणी जीवी भी कहा जाता है। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जो अपने पाचक एंजाइमों द्वारा उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीरों से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते, जटिल सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। इन्हें रूपांतरक परासरण जीवी या मृतोपजीवी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी भी कहते हैं। अब इनके बारे में एक खास बात है और वो इम्पोर्टेंट बात है। तो जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था वह थी कि अपघटक क्या करते हैं, उपभोक्ता या उत्पादकों के अंदर जो मुक्त अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उपभोक्ता या उत्पादकों के अंदर जो मुक्त अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, वापस उत्पादकों को उपलब्ध करवा देते हैं। अर्थात जैसे जो नाइट्रेट होती हैं पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए नाइट्रोजन जो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है, उनको लास्ट में जाकर वापस ये अपघटक क्या करते हैं, जीवों के शरीर से तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं और फिर से वो उत्पादक को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो अपघटक होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है और अपरिहार्य। अगर अपघटकों को अपन हटा दे पारिस्थितिकी तंत्र से तो पारिस्थितिकी तंत्र की नींव सब कुछ हिल जाएगी। ठीक है, तो उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों के सरल जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस उत्पादकों को प्राप्त करवाया जाता है सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर। तो ये अपन ने आज पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए, आज अपन ने पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटकों तक पढ़ा है, आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें और पिछली क्लासों को पढ़ें और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अपना पढ़ने का टाइमिंग बढ़ाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।